हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम 9th एंड 10th जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि हेडक्वार्टर्स ऑफ DBS बैंक कहाँ पर हैं, तो वो सिंगापुर में है। सेकेंड क्वेश्चन था SBI के चेयरमैन मैंने आपसे पूछा था, तो वो दिनेश खरा हैं। और थर्ड क्वेश्चन था सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो प्रेम सिंह तमांग हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस थे। इसमें मुकेश का आंसर राइट है, सुमन का आंसर राइट है और जुगराज का आंसर राइट है। अमन ने भी सही आंसर दिया है। उसके बाद अमित ने सही आंसर दिया है, गुलशन ने सही आंसर दिया है और गुरमीत और हांडा ने सही आंसर दिया है। चलो अब आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे हम। पिछले कल की इंपॉर्टेंस थी, पिछले कल वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे था। ठीक है, वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे था पिछले कल। थीम क्या थी इस बार की? अक्रेडिटेशन, सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट, ये थी इसकी थीम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। डॉक्टर मनसुख मांडविया रिलीजेस 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडेक्स अमंग लार्जर स्टेट्स। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं उन्होंने 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया है 2021-22 का। इस स्टेट में अमंग द लार्जर स्टेट्स, अलग अलग कैटेगरीज़ में होता है ये वाला इंडेक्स ना, अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग स्टेट्स को रैंक किया गया होता है। तो लार्जर स्टेट्स में पूछा गया हमसे कि किस स्टेट ने टॉप किया है लार्जर स्टेट्स में। तो टॉप किया है इसमें तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने टॉप किया है। सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश ने इसमें लीस्ट परफॉर्म किया है, ये 17th रैंक पे लास्ट है इस इंडेक्स में अमंग दी लार्जर स्टेट्स। अब इसकी थोड़ी और डिटेल्स देखेंगे हम कि बाकी जो कैटेगरीज थी उसमें कौन कौन इसमें रैंक किया गया किस किस स्टेट को। पहले हम देख लेते हैं कि ये इंडेक्स रिलीज़ कब हुआ था। 7 जून को, जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के नाम से हमने मनाया था। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो 7 जून इस ओकेजन पे इस जो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसको, सॉरी जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसको रिलीज़ किया गया था। लार्जर स्टेट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र टॉप 3 स्टेट्स रही हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो लीस्ट परफॉर्मिंग है 17th रैंक के साथ। स्मॉलर स्टेट्स में देखते हैं, गोवा फर्स्ट है, सेकंड पे मणिपुर है और थर्ड पे है आपका सिक्किम। ओके, यूटीज़ में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं आपकी, उसमें फर्स्ट पे जम्मू एंड कश्मीर है, सेकंड पे दिल्ली है और थर्ड पे चंडीगढ़ है। ये बस इसमें आपको मेन यही याद रखना है, जो लार्जर स्टेट्स में कौन कौन है, स्मॉलर स्टेट्स में टॉप 3, और लार्जर स्टेट्स में हमने लास्ट वाला इसलिए देख लिया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच IIM हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। कौन से फॉलोइंग में से IIM ने पहला एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया है? तो ये किया है आपका IIM अहमदाबाद ने, जो गुजरात में है। इसने ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया है। IIM पहले देख लेते हैं होता क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने, जो अहमदाबाद में लोकेटेड है, उन्होंने किसके साथ मिलके, एस फार्म्स इंडिया के साथ मिलके, ये कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एस फार्म इंडिया के साथ मिलके इन्होंने ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया गया है। क्या नाम है इस इंडेक्स का? IIMA एस फार्म्स इंडिया एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। ओके, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंड प्राइस इंडेक्स है, मतलब इसमें एग्रीकल्चर लैंड जो होगा उसके प्राइस की डिस्क्रिप्शन दी गई होगी। ठीक है, उसका प्राइस मेंशन किया गया होगा, अलग अलग एग्रीकल्चर लैंड्स का, जो भी एरिया में जहाँ पर भी एग्रीकल्चर लैंड फॉर सेल रहेगा तो उसका कितना प्राइस है वो इस इंडेक्स में मेंशन किया गया होगा। यहाँ पर भी यही है कि क्वालिटी कंट्रोल्ड जो डाटा रहेगा, मतलब ऐसे नहीं है कि इसमें कहीं से भी कोई डाटा उठा के डाल दिया जाएगा, एकदम क्वालिटी कंट्रोल्ड रहेगा। किस रिगार्डिंग? प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा उसके जो भी प्राइजेज होंगे वो इस इंडेक्स में मेंशन किए जाएंगे। इससे किस किस को बेनिफिट मिल सकता है? पॉलिसी मेकर्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को, इन्वायरमेंटलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को और फाइनेंशियर्स को। जब हमारे को ये पता होगा एग्जैक्टली कि इस एग्रीकल्चरल लैंड की ये वैल्यू है या कितना एग्रीकल्चरल लैंड है हमारे पास, तो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग में भी गवर्नमेंट ने भी जितनी पॉलिसीज़ बनानी है, ये इन्हीं का ही एक रोल है, पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट्स का ही। तो उनको भी पता होगा, एनवायरमेंटलिस्ट को भी पता होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड है कितना कितना, उसका क्या क्या प्राइस है। इन्वेस्टर्स को भी पता होगा
मतलब ये सारा जितना भी लैंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे या जितने भी लोग लैंड से रिलेटेड होंगे ना, उन सब के लिए ये जो डाटा है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि पहला लैंड प्राइस इंडेक्स जो है वो IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स CRE8। ठीक है, CRE8 क्रिएट पढ़ेंगे इसको। तो ये जो इंडेक्स है ये पहला इंडिया का पहला ये रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है। तो ये फॉलोइंग में से किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है, ये हमसे पूछा है। तो ये किया है कॉइनस्विच कुबेर ने। ठीक है, कॉइनस्विच कुबेर नाम का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने ये जो इंडेक्स है वो लॉन्च किया है। ये भी काफ़ी फेमस है, आपने सुना ही होगा, कॉइन DCXP, वजीर XB और ऊनो कॉइन भी, ये भी फेमस है। बट ये जो कॉइनस्विच कुबेर है उसने ये लॉन्च किया है। इसकी थोड़ी डिटेल से देखेंगे। कॉइनस्विच भी कहा जाता है इसको, कॉइनस्विच कुबेर को। ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने लॉन्च किया ये क्रिएट है क्या, क्रिप्टो रूपी इंडेक्स। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रिप्टो रूपी इंडेक्स जो है इन्होंने लॉन्च किया है कॉइनस्विच ने। तो आपको ये याद रखना है कि CRE8 उसका नाम है। इंडिया का ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसमें जो भी इंडियन लैंड पे रूपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट रहेगा उसमें जो भी परफॉर्मेंस रहेगी ना, उसको इसमें इस इंडेक्स में प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा। और जो भी वो परफॉर्मेंस रहेगी इंडियन रूपी की इस क्रिप्टो मार्केट में, उस परफॉर्मेंस को इसमें मेजर किया जाएगा। ठीक है, द क्रिप्टो रूपी इंडेक्स CRE8 इज़ अ लिस्ट ऑफ 8 ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो असेट्स बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि उनकी मार्केट में जितनी वैल्यू है उसके बेस पे जो इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो असेट्स हैं उसको इस इंडेक्स में लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो CRE8 क्यों है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट वैल्यूएबल 8 क्रिप्टो असेट्स हैं वो इसमें मेंशन किए जाएंगे। दी CRE8 विल बी वेल डाइवर्सिफाइड वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो इंडेक्स डिनोमिनेटेड इन इंडियन नेशनल रूपी। ये जो पॉइंट है ये इसका एक मतलब जिस्ट है इस एक पॉइंट की। ठीक है, इस एक न्यूज़ की, दैट रिफ्लेक्ट्स इंडियन मार्केट सर्कमस्टांसेस। अब इंडियन मार्केट सर्कमस्टांसेस मतलब जो इंडिया की जो मार्केट है उसमें जितने भी बदलाव आते रहते हैं, जो भी चेंजेस आते रहते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्रिप्टो करेंसी पे, वो सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसको स्टडी किया जाएगा इस इंडेक्स में, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्रिप्टो मार्केट में, या इंडियन रूपी के हिसाब से अगर क्रिप्टो मार्केट को देखें तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो इसमें रीड किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की सारी फॉर्म्स में से अपना रिटायरमेंट ले लिया। तो वो हैं इंडिया की जो कैप्टन है वुमेन टीम की, मिथाली राज। उन्होंने ये रिटायरमेंट ली है सारे इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्म से। तो मिथाली राज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती है, वो क्या है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, राजस्थान से, जयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। 39 ईयर इनकी एज हो चुकी है और इन्होंने सारे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म्स में से रिटायरमेंट ले ली है। इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 23 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस था। ठीक है, इंटरनेशनल करियर कितना था इनका, 23 ईयर्स का। इससे पहले ना सितंबर 2019 में, ये भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, सितंबर 2019 में इन्होंने रिटायरमेंट ली थी सिर्फ T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट जो था उससे, बट कंटिन्यू टू प्ले इन ODI और टेस्ट सीरीज़ में ये प्ले कर रही थी, इंटरनेशनल में भी। बट अब इन्होंने सारे इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट में रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, इसके साथ साथ इनके लिए मिथाली राज से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि इनको ऑनर्स या अवार्ड रिकॉग्निशन वगैरह कौन कौन से मिली है। तो इनको पद्मश्री भी मिला है, अर्जुना अवार्ड भी मिला है क्रिकेट के लिए, और मेजर ध्यानचंद का जो खेल रत्न अवार्ड है वो भी मिला है। ठीक है, ये जो 3 मेजर अवार्ड्स हैं ये भी इनको मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट लेजिस्लेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ। एक दुनिया में पहला राइट टू रिपेयर लॉ बना दिया गया है। ये US की किसी एक स्टेट ने बनाया है। तो कौन सी वो स्टेट या सिटी है, वो है आपकी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का जो स्टेट लेजिस्लेचर था उसने ये राइट टू रिपेयर लॉ इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और ये दुनिया में पहला राइट टू रिपेयर लॉ है।
इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नया ही राइट इंट्रोड्यूस किया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर इन द US हैज़ पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ दैट अलाउज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स टू मेक पार्ट्स, टूल्स, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एंड इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स। अब क्या है इस लॉ के अंडर, ये जो राइट टू रिपेयर लॉ है ये क्या करेगा, ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सामान के या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, उनको ये सजेस्ट करेंगे या उनके लिए एक ऐसा रूल हो जाएगा कि वो जितने भी रिपेयर के पार्ट्स या टूल्स वगैरह हैं या सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो अवेलेबल करवाएं कंज्यूमर्स को भी और जो रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान उनको भी। ठीक है, इसके अंडर कवर क्या क्या होगा, सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं इसमें कवर होंगे, सेल फोन्स और कंप्यूटर्स के लिए फ़िलहाल ये इंट्रोड्यूस किया गया है। किस एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है ये लॉ, डिजिटल फेयर रिपेयर एक्ट। ठीक है, जितना इम्पॉर्टेंट वो लॉ का नाम है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक्ट का नाम भी है। तो डिजिटल फेयर रिपेयर एक्ट के अंडर इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इसमें सिर्फ सेल फोन्स और कंप्यूटर्स कवर हो रहे हैं। तो इसमें क्या कवर नहीं हो रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डज़ नॉट इंक्लूड में क्या है, मोटर व्हीकल्स नहीं होंगे कवर, होम अप्लायंसेज या मेडिकल डिवाइसेस, पब्लिक सेफ्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स लाइक पुलिस रेडियोज़ या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट या फिर ऑफ रोड इक्विपमेंट, ऐसी चीज़ें इसमें नहीं कवर होंगी। ठीक है, ये नहीं वाला पार्ट है, अभी सिर्फ ये दो चीज़ें कवर हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन एंड फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन इन 2023। अगर आप रिसेंटली जो न्यूज़ थी उसमें थोड़े से अपडेटेड रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि इसका क्या आंसर है। इसमें पूछा गया आपसे कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री बन रही है जो पहली कंट्री नहीं बन रही बट कौन सी कंट्री है जो पहला अपना ह्यूमन स्पेस मिशन भी लॉन्च कर रही है 2023 में और साथ के साथ ह्यूमन ओशन मिशन भी अपना लॉन्च कर रही है 2023 में, तो वो है इंडिया। ठीक है, हमारी कंट्री फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन और फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन दोनों लॉन्च करने वाली है 2023 में। इसकी डिटेल्स देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस दैट इंडिया इज सेट टू साइमल्टेनियसली लॉन्च द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान, ये आपको याद रखना है। एंड साथ के साथ फर्स्ट मैन्ड ह्यूमन ओशन मिशन भी 2023 में रिलीज़ करने वाली है। ठीक है, ही ऑल्सो अनाउंस दैट द गवर्नमेंट इज सेट टू अनवील द ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी लॉन्च करने वाली है हमारी सरकार और इसके अकॉर्डिंग 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ओशन बेस्ड इंडस्ट्री में बाय द ईयर 2030। 2030 तक नियर अबाउट 40 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कहाँ पर, ओशन बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, ये इस पॉलिसी के अंडर कवर होगा, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी जो होगी उसके अंडर। ओके, अब पॉइंटर्स देखते हैं आज के। दी वन ऑफ इट्स काइंड एयरपोर्ट लाइक सर एम विश्वेश्वराय या फिर SMV रेलवे टर्मिनल जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है, कहाँ पर, बेंगलुरु में। अब इसकी क्या खासियत है इस टर्मिनल की कि ये इंडिया का फर्स्ट सेंट्रली एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल बन गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि SMV वाला जो रेलवे टर्मिनल है वो बेंगलुरु में है और वो फर्स्ट सेंट्रली AC या एयर कंडीशनर रेलवे एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि एक्सिस बैंक एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। कहाँ पर, क्या नाम है इस क्रेडिट कार्ड का, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। और किसके साथ कोलैब करके, NPCI जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ कोलैब करके ये जो कॉन्टैक्टलेस इन्होंने रुपे कार्ड किया है लॉन्च, वो किया है। एक और क्वेश्चन, एक और न्यूज़ पढ़ी थी हमने, यही आपका को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड के ही लिए थी वो न्यूज़ भी। तो वो किस किस बैंक ने किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था वो विद आपका आई गेस ONGC के साथ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, HPCL के साथ, जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, उनके साथ मिलके भी लॉन्च किया था, उन्होंने भी लॉन्च किया था ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। आई गेस 1 या 2 हफ्ते पहले हमने ये न्यूज़ कवर की थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने HPCL के साथ मिलके एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था।
अब किसने किया है, एक्सिस बैंक ने IOCL के साथ मिलके, ठीक है। तो इसमें ये आपका मैंने साथ में क्यों बता दिया, क्योंकि ये दोनों ऑयल कंपनीज़ हैं और इन्होंने बैंक्स के साथ मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने HPCL के साथ मिलके और एक्सिस बैंक ने IOCL के साथ मिलके एक अपने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा GDP का पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक ने कट कर दिया इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 2023 के लिए। पहले 8% दिया था, अब 7.5% कर दिया है। और इसी के साथ जो OECD है उन्होंने भी स्लैश कर दिया है इंडिया के GDP को 2023 के लिए, उन्होंने 6.9% कर दिया है और वर्ल्ड बैंक ने 7.5% कर दिया है। ये दोनों डाटाज जो हैं इन्होंने 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए दिए हैं, ठीक है। तो 6.9 OECD और 7.5 वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट है पॉइंट कि राफेल नडाल जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। रोलैंड गैरोस जो कि फ्रेंच ओपन भी है 2022 का, वो जीत लिया है इन्होंने। किस कैटेगरी के अंडर, मेंस की जो सिंगल्स कैटेगरी होती है उसके अंडर। और इसी चैम्पियनशिप में, फ्रेंच ओपन में ही विमेन सिंगल जो टाइटल है वो किसने जीता है, ईगा स्वितेक ने। ईगा स्वितेक जो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। तो ये वाला के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राफेल नडाल का, क्योंकि उनका 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल हो जाएगा। ये फ्रेंच ओपन था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या IISM भी कहते हैं इसको। इन्होंने लॉन्च किया है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक बाय विनीत कर्णिक। तो इसमें जो भी इंडिया का फर्स्ट आया या वर्ल्ड का फर्स्ट आया, उसके लिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया। आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नई एक बुक लॉन्च की है IISM ने, जिसका नाम है द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। किसके द्वारा लिखी गई है, विनीत कार्निक के द्वारा। और ये इंडिया की पहली स्पोर्ट्स की मार्केटिंग, मतलब स्पोर्ट्स बेस्ड मार्केटिंग की एक बुक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने फ्लैग किया है, मतलब उन्होंने एक नया मेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर्स वहाँ पर वो किया, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। एक हाई स्केल पे वो ट्रैक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वहाँ पे फार्मर्स के लिए। किस एक स्कीम के अंडर, YSR यंत्र सेवा पाठकम, इसके अंडर, ठीक है। कहाँ पर किया ये, गुंटूर में। गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर इन्होंने ये लॉन्च किया है स्कीम, जिसमें जो ट्रैक्टर्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि NHAI जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने 75 किलोमीटर लॉन्ग एक हाईवे बना के, कितने टाइम में बनाया था वो हाईवे, 105 आवर्स में 75 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बना के नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया है कि जो रेलवे जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 60 किलोमीटर का एक रोड हम बनाने वाले हैं एक दिन में, ठीक है। विद इन 1 डे हम लोग 60 किलोमीटर का एक रोड बनाने वाले हैं। तो ये इन्होंने नया ही टारगेट कर दिया है एस्टैब्लिश। अब देखते हैं इसको कैसे अचीव करते हैं, कब करते हैं, इनको प्रॉपर न्यूज़ में हम तब कवर करेंगे। बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में 60 किलोमीटर्स का भी एक टारगेट रखा है नितिन गडकरी ने, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू RBI सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, रेपो रेट हैज़ बीन रेज्ड टू 4.90%, विच इज़ बिगेस्ट इन मोर देन अ डिकेड। इस वाले पॉइंट को, ये जो बाय मंथली आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसके जो भी और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहेंगे ना, उसको हम एक बार कल या परसों जो हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक बार प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। रेपो रेट वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आज ही इसको इंक्लूड कर दिया। इसको अभी से याद रख लो, 4.90% अब रेपो रेट कर दिया गया है RBI के द्वारा, ठीक है। और ये पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रेपो रेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि AR रहमान को अपॉइंट कर दिया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया UK कल्चर प्लेटफॉर्म। इंडिया UK के कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर बना दिया है AR रहमान को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि यूनियन मिनिस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान एंड अनुराग ठाकुर रिलीज बुक्स टाइटल्ड लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक। ये 2 बुक्स हैं, इन दोनों मिनिस्टर्स ने इनको मिलकर लॉन्च किया है। आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए बुक्स के, ठीक है। तो लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक, ये बुक्स लॉन्च किए हैं।
क्वेश्चंस आज के हैं, थीम क्या है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस किया है, ये पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला क्रिप्टो इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जितेंद्र सिंह के पोर्टफोलियोज बताने हैं आपने, 2 पोर्टफोलियोज उनके पास, कौन कौन से वो पोर्टफोलियोज हैं ये आपने मुझे बताना है। ये 3 क्वेश्चन आज के। अब अगर इसमें कोई भी आपको सेशन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ मिलूंगी। थैंक यू।